ये आपका जो 5th पेपर है, 2 पेपर होंगे इसमें। एक तो है आपका जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी, ये कंपल्सरी है। और सेकंड बुक आप लोगों के शायद हेल्थ फिजिकल एंड योगा एजुकेशन लगवा रखी है, यही है ना? यस मैम। या यस मैम। या गाइडेंस एंड काउंसलिंग है? योगा वाली। योगा योगा। वाली। ओके, ये इजी, ठीक है। आपका क्या है, 50 मार्क्स का रहेगा टोटल, जिसमें से 40 मार्क्स का आपका थ्योरी का एग्जाम होएगा और 10 नंबर क्या रहेंगे आपके इंटरनल एग्जाम के रहेंगे, ठीक है। तो 40 मार्क्स का आपका पेपर आएगा, 40 का आएगा तो यूनिट भी 2 ही रहेंगी आपकी, ठीक है। इसमें तो 2 यूनिट्स रहेंगी आपकी। फर्स्ट यूनिट रहेगी आपकी जेंडर इशू, जिसमें आप पूरा का पूरा जेंडर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और सेकेंड यूनिट आपकी रहेगी अंडरस्टैंडिंग द नेचर एंड प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन वाली प्रोसेस तो ये बताओ, पिछले वाले में सोशलाइजेशन मैंने तुम्हें पढ़ाया था या जेबीटी वालों को पढ़ाया था, समाजीकरण वाला? मैम हमारे में तो नहीं था, उनको ही पढ़ाया, जेबीटी वालों में ही होगा शायद। हाँ, तो उनको ही पढ़ाया, पूरी यूनिट सेम थी। चलो, तो फर्स्ट यूनिट से हम स्टार्ट करते हैं, जेंडर इशू। हेलो मैम। हाँ जी बेटे, बोल रहे हैं क्या? चलिए, जेंडर इशू। सस्पेंड मैम। बेटा माइक ऑफ कर लो शिल्पी। यस मैम। यौन तथा पितृसत्ता, यौन भेदभाव, यौन रूढ़ि युक्तियां, ठीक है। जेंडर एंड पाट्रियार्ची, जेंडर बायसनेस, जेंडर स्टीरियोटाइपिंग, ठीक है। इनके बारे में हम पढ़ेंगे। तीनों अलग अलग टर्म हैं आपकी। सबसे पहले बात आती है यौन तथा पितृसत्ता, ठीक है। पैट्रियार्की एंड जेंडर, तो यहाँ पर जो हमारी पैट्रियार्की है, यानी कि जो हमारा सोशल सिस्टम है, उसका अभिप्राय पुरुष प्रधान समाज से, यानी कि जेंडर एंड पैट्रियार्की का मतलब है जहाँ पर क्या है, लोगों को यानी कि पुरुषों को ज्यादा प्रधानता दी जाती है, यानी कि हमारे समाज में पुरुष प्रधान समाज है, ठीक है। यानी कि आपकी महिलाएं किसी भी उस पे जा रखी हैं, फिर भी क्या है, पुरुष को ही क्या है ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। तो यही क्या कहलाता है, आपकी पितृसत्ता, ठीक है, पैट्रियार्की, ठीक है। यह क्या है, एक ऐसी सोशल तथा विचारात्मक संरचना है जो कि मेल को फीमेल से क्या है बेटर समझा जाता है, यानी कि इस जो धारणा है, इस धारणा के अकॉर्डिंग मेल को फीमेल से इम्पोर्टेंट यानी कि उसे ज्यादा बेटर समझा जाता है, उसको ज्यादा मान सम्मान दिया जाता है। यहाँ पर क्या है, सिल्विया बाल्वी के अकॉर्डिंग ये क्या है, एक सोशल स्ट्रक्चर है जिसमें मनुष्य स्त्री पर अधिकार रखता है, उसका दमन और शोषण करता है। यानी कि ये जो हमारी पितृसत्ता है, जेंडर पैट्रियार्की, इसके अकॉर्डिंग क्या है, ये एक सोशल सिस्टम है हमारा, जिसमें जो मेल है वो फीमेल के ऊपर क्या करता है, अधिकार करता है, ठीक है। और उसको क्या करता है, उसका शोषण भी करता है, ठीक है। यानी कि हर एक बात पे क्या है, उसको किसकी बात माननी पड़ती है, मेल की माननी पड़ती है, ठीक है। स्टार्टिंग में क्या था, जो मेल डोमिनेंट हमारी सोसाइटी थी, उसमें क्या था, फीमेल को एक नौकरानी की तरह समझा जाता था, ठीक है। वह घर की चार दीवारी तक ही सीमित रहती थी। लेकिन आज का टाइम क्या है, चेंज हो गया है। अब तो गवर्नमेंट ने भी अप्रूवल दे दिया है कि आपकी वाइफ आपकी नौकरानी नहीं है, ठीक है। अब पुरुष को भी क्या है, बराबर काम करना पड़ेगा। लेकिन भाई काम तो करना पड़ेगा, लेकिन जो हमारी मेंटलिटी है हमारे समाज की, जो सोसाइटी की, वो कभी भी इन चीजों को बदलने नहीं देंगी, ठीक है। आप अपने घर में ही देख लो, कितने मेल मेंबर काम कराते हैं आपके घर में, बिल्कुल भी नहीं कराते। पानी का गिलास भी आपको ही देना पड़ता है उन्हें, ठीक है। आप मान लीजिए अगर आप बराबर साथ में क्या कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, तो मेल मेंबर जॉब करके आए और आप भी करके आए हो, तो आप उसको पानी दोगे, वो आपको नहीं देगा, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है, हमारा पैट्रियार्की, यानी कि जेंडर पैट्रियार्की, ठीक है।
पितृसत्ता या पुरुष प्रधान समाज जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी इसको बोला जाता है, ठीक है। इसमें क्या है, जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होती है वो भी क्या होती है, मेल मेंबर के ही हाथ में होती है। घर में क्या लेना मतलब क्या कोई डिसीजन लेना है तो उसमें भी क्या है, मेल मेंबर ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है बजाय कि फीमेल के। ये तो बात थी इंडिया की। अगर हम अलग अलग कंट्रीज में देखें तो वहां पर क्या है, फीमेल की और भी अगर आप देखते हो कोई भी आपकी, जैसे अफगानिस्तान है, सऊदी अरेबिया है, यानी कि इजराइल है, जितनी भी क्या है आपकी इस्लामिक कंट्री हैं, उनमें तो बिल्कुल ही क्या है आपकी मेल डोमेन सोसाइटी है, डोमिनेटेड। हमारे यहाँ तो फिर भी थोड़ा बहुत क्या है अब चेंज आने लग गया है, लेकिन वहां पर आज भी लड़कियों को आफ्टर 5th क्लास उनको एजुकेशन प्रोवाइड नहीं कराई जाती है, ठीक है। और उनके ऊपर क्या है, कंट्रोल किया जाता है। अब जो मेल डोमिनेटिंग जो सोसाइटी है उसमें लड़की की अपेक्षा लड़के को क्या है, लड़के के जन्म को अधिक इम्पोर्टेंट दी जाती है। लड़की को क्या है, पराया धन समझा जाता है, जबकि लड़के को घर का चिराग समझा जाता है। आज भी हम देखते हैं कि लड़कियों के साथ क्या है, भेदभाव किया जाता है, लेकिन पहले से क्या है अब बहुत चेंज आ गया है, लेकिन भेदभाव अब भी किया जाता है। अगर आप देख लीजिए, एक लड़की है, अगर आपकी क्या है 2 या 3 लड़की हो जाएं तो घर वालों के क्या है उसके लिए उस फीमेल को ही दोष देना शुरू कर देते हैं, ठीक है। यानी कि बेटे को ही क्या है सबसे ऊपर माना जाता है। तो यही इसका मीनिंग है भाई, समझ में आ गया। जेंडर पैट्रियार्की क्या है या पितृसत्ता क्या है, मेल डोमिनेंट सोसाइटी, क्लियर है मीनिंग। हाँ जी मैम। अब दूसरा है जी मैम। जेंडर बायसनेस, ठीक है, जेंडर बायस, यौन भेदभाव। इसमें क्या है, जन्म के समय जब शिशु की बायोलॉजिकल उसका सेक्स होता है लेकिन ये जेंडर नहीं होता, यौन समाजीकरण का परिणाम। देखो बेटा, जब बच्चा जन्म लेता है ना उसके लिए क्या होता है, वो एक बेटा अभी ना आज ही शुरू कराई है और मैंने जस्ट एक छोटा सा ही पॉइंट बताया है। 5th A शुरू कराई है, जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी, ठीक है। ओके मैम। ठीक है बेटे। अब क्या है, जेंडर बायस, यौन आधारित भेदभाव। जब बच्चा जन्म लेता है ना तो हम उसको कुछ नहीं, हमारी सोसाइटी ने ही क्या है ये भेदभाव किया है कि लड़का है या लड़की है। जब क्या है एक जेंडर के आधार पर ये लड़का है या लड़की है, जब उसके साथ उस टाइप का बिहेवियर किया जाता है, उस तरह की क्या है इमोशन एटीट्यूड उस बच्चे के साथ अपनाया जाता है, तो वो क्या कहलाती है आपकी जेंडर बायसनेस, यानी कि क्या है ये लड़का है ये लड़की है, ठीक है। और इसी तरह से उनकी क्या है जिम्मेदारियों को बांट दिया जाता है। जैसे लड़कियों का काम क्या है, औरतों के जिम्मेदारी घर का काम करना, बच्चों का पालन पोषण करना, ये सारी बातें, ठीक है। जब हम क्या है सेक्स के आधार पर या जेंडर के आधार पर ये भेदभाव करते हैं, लड़का है या लड़की है, तो वही क्या कहलाता है आपका जेंडर बायसनेस या यौन आधारित भेदभाव कहा जाता है, ठीक है। अब इस भेदभाव का एरिया क्या है भाई, इसमें बताया गया है कि महिलाओं को जैसे जेंडर बायसनेस का एक ये भी एग्जांपल आता है कि जैसे आप देखते हो पुलिस में, सेना में, इंजीनियरिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव और जितने भी म्युनिसिपल रिलेटेड, मैनेजमेंट रिलेटेड जितने हैं, इन सब में क्या है ये माना जाता है कि पुरुष करेंगे। लेकिन आज का टाइम चेंज हो गया है, आज महिलाएं भी इसमें क्या है बराबर में भागीदार है, सारा काम कर रही हैं। लेकिन क्या है जेंडर बायसनेस का ही मतलब ये है कि जब हम क्या करते हैं ये भेदभाव करते हैं, वही क्या कहलाती है हमारी यौन आधारित भेदभाव कहलाता है। अब इस ये जो जेंडर बायसनेस है या जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का क्या कारण है, एक तो है लैक ऑफ एजुकेशन, दूसरा है हमारा लैक ऑफ एक्सपोजर, डिपेंडेंस ऑन मेल कस्टम्स, ठीक है। भाई हमारे यहाँ पर क्या कारण है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन करने का, लड़के और लड़की में भेदभाव करने का क्या कारण है, क्या कारण है भाई। एक तो एजुकेशन की कमी है हमारी, जो अभी तो चलो अब जैसे आप लोग पढ़े लिखे होने लग गए तो अब आगे आगे क्या है ये जेंडर बायसनेस खत्म होती जाएगी। लेकिन
हमारे जो फादर हैं, मदर हैं, हमारे मतलब उनके दिमाग में आज भी यही है कि एक तो क्या है, एजुकेशन की कमी है, सारा समाज क्या है हमारा पढ़ा लिखा नहीं है, तो उनके दिमाग में आज भी यही है, बेटी के लिए ये करना है और बेटे के लिए ये करना है। आप देखो अब इसमें एजुकेशन की बात भी आ जाए, अब जैसे वैसे हम नहीं कर रहे आपस में। 1 मिनट रुकना भाई, एक्सीडेंट वगैरह हो गया शायद, 1 मिनट। ठीक है भाई, तो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का फर्स्ट काम तो क्या है भाई, आपका लैक ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन की कमी के कारण लोग क्या है, लड़के और लड़की में क्या कर रहे हैं, फर्क कर रहे हैं। ठीक है, अब क्या है, जैसे जैसे एजुकेशन बढ़ेगी तो आज के टाइम पे क्या है, ये आपका लड़के और लड़की का जो आप डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो वो कम होता जा रहा है। लैक ऑफ एक्सपोजर, बाहरी संसार से संपर्क का अभाव। अब महिलाएं क्या है, अपने घर में ही रहती हैं, बाहर कम निकलती हैं, वे सारा का सारा रोल उनका अपनी फैमिली के प्रति ही रहता है, तो वो क्या है, घर से बाहर नहीं निकल पाती। तो इस कारण भी क्या है, उनके अंदर भारी संसार से संपर्क के अभाव के कारण भी क्या होता है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होता है। उसके बाद क्या है, डिपेंडेंस ऑन मेल। क्या है, हमारी भारतीय परंपरा के अनुसार महिलाएं क्या है, पुरुषों पर ही डिपेंड है, चाहे वह स्त्री है, पत्नी है, बहन है, माँ है, दादी की भूमिका निभाती है, तो वे पीढ़ियां दर पीढ़ी क्या है, मेल मेंबर के ऊपर ही डिपेंड है। ठीक है, चौथी बात क्या है, हमारे कस्टम्स। ठीक है, कस्टम्स क्या है, हमारे जो हमारे रीति रिवाज हैं वो भी क्या है, हमें आगे नहीं बढ़ने देते। आप क्या है, खुद देखो, अब जैसे हम देख फाइनेंशियली किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है, लेकिन फिर भी जो हमारे कस्टम्स हैं उसमें क्या है, मेल मेंबर को ही क्या माना जाता है, इम्पोर्टेंस दी जाती है। ठीक है, हमारे रीति रिवाज है उसमें यही बोला जाता है कि भाई आपका ये लड़का है, यही बेटर है, यही आपका क्या करेगा, आगे इसी से नाम चलेगा, बेटी तो क्या है, पराया धन है, घर चली जाएगी। ठीक है, आज भी हम पढ़े लिखे हैं तो अब भी हम क्या है, यही बातें सुन रहे हैं। ठीक है, और ये हर जगह ही ये सेम चीजें हैं। और क्या है इसमें पॉइंट, एक है आगे, अब देखो ये जो आपका रीति जेंडर बायसनेस के और क्या क्या कारण हो सकते हैं। एक तो हो गया आपका पैट्रियार्किकल सोसाइटी, पुरुष प्रधान समाज, उसके कारण भी क्या हो रहा है, जेंडर बायसनेस या जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। हमारे कस्टम वाली बात हमने कर ही ली, एजुकेशन वाली भी आ गई हमारी। इकोनॉमिक डिपेंडेंस ऑफ वुमेन। ठीक है, वुमेन जब क्या है, एक मेल मेंबर के ऊपर ही डिपेंड रहती है तो भी क्या है, भेदभाव होता है। लिमिटेड पार्टिसिपेशन इन टेकिंग पॉलिटिकल डिसीजन, औरतों का क्या है, कहीं पे भी पॉलिटिकल डिसीजन में क्या है, उनका जो पार्टिसिपेशन है वो ना के बराबर है। अभी आप देखते हो, मान लीजिए अगर कहीं पे भी कोई फीमेल मेंबर क्या है, कहीं की सरपंच बन जाती है या किसी ऊंचे ओहदे, तो भी क्या है, उसके काम उसके हस्बैंड देखते हैं। ठीक है, हमारे यहाँ पर जैसे हमारे गांव में क्या है, एक फीमेल है सरपंच, वो नाम के लिए सरपंच है, उसका जितना भी सारा काम है वो उसके हस्बैंड संभाल रहे हैं। ऐसे ही क्या है, जो हमारी नगर निगम की जो पार्षद बनी हुई है वो भी लेडी है, तो उसका भी सारा काम उसके हस्बैंड देख रहे हैं, वो मेरे को कहीं दिखाई नहीं देती। ठीक है, तो ये क्या है, हमारा लिमिटेड पार्टिसिपेशन हो गया वुमेन का, उसके कारण भी क्या हो रहा है, जेंडर बायसनेस होती है। उसके बाद एक आता है आपका जेंडर स्टीरियोटाइपिंग, ये तो आपका सीटेट में भी आता है क्वेश्चन। ठीक है, जेंडर मैम। स्टीरियोटाइपिंग वाला। ठीक है, स्टीरियोटाइपिंग का मतलब क्या होता है, रूढ़िवादिता। ये सेम वही टॉपिक है रूढ़िवादिता का, यानी कि एक ऐसी धारणा जिसमें हम क्या करते हैं, लड़के और लड़की में क्या मानते हैं, फर्क मानते हैं, यानी कि जो डिस्क्रिमिनेशन वाली बात थी वो यहाँ पे आ गई। ठीक है, व्यक्ति क्या करता है, अपने एक्सपीरियंस के साथ साथ क्या है, जो जो उसके पास जो भी इंफॉर्मेशन है उसके आधार पर क्या जो डिसीजन लेता है। ठीक है, तो जब वह कुछ चीजों को परिचित होते हुए भी उन सब चीजों में को एक समान नहीं मानता, तो वही क्या है, रूढ़ि युक्ति या स्टीरियोटाइपिंग कहलाती है। ठीक है, यानी कि सारी चीजों का पता होते हुए भी जब वह चीजों को एक समान नहीं मानता है तो वही क्या कहलाती है, रूढ़िवादिता कहलाती है। यानी कि उसने अपने जीवन में इतना एक्सपीरियंस कर लिया लेकिन फिर भी वह दो चीजों को, लड़के और लड़की में एक समान नहीं मानता, तो वही क्या कहलाती है, उसकी रूढ़िवादिता, पुरानी सोच जिसको हम बोलते हैं। ठीक है,
अब इसमें क्या है, अलग अलग लोगों ने अलग अलग क्या दिया है, अपने अकॉर्डिंग दिए हैं। जैसे कुप्पू स्वामी के अकॉर्डिंग, इन द बोर्ड वे वी कैन डिफाइन द स्टीरियोटाइप एज ए फॉल्स क्लासिफिक कंसेप्ट विद स्ट्रॉन्ग इमोशनल फीलिंग टोन रिगार्डिंग अदर ग्रुप ऑफ पीपल। रूढ़ि युक्ति में त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण करने के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसमें 7 व्यक्ति के एक अन्य समूह के बारे में कोई प्रबंध संवेगात्मक भावना जुड़ी रहती है। ये तो कुछ अच्छी नहीं है। किम्बल के अकॉर्डिंग, कोई समूह पसंद या नापसंद की भावना स्वीकृत यानी कि देखो, किम्बल ये बोलते हैं कि जो हमारी स्टीरियोटाइपिंग है वो एक ऐसा रूल है या एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल फीलिंग है जो हमें क्या है, किसी को पसंद करना, किसी को नापसंद की भावना, किसी को स्वीकार करना और किसी को क्या है, अस्वीकार करना, इससे जुड़ी हुई। यानी कि स्टीरियोटाइपिंग क्या है, एक ऐसा रूल है या एक ऐसी फीलिंग है जिसमें हम क्या करते हैं, किसी को पसंद नापसंद, किसी को एक्सेप्ट, किसी को रिजेक्ट। जैसे क्या किया जाता है हमारे समाज में, लड़का हो जाता है तो खुशियां मनाई जाती है, लड़की हो जाती है तो कोई खुशी नहीं मनाई जाती। ठीक है, तो ये किसका एग्जाम्पल, आपका स्टीरियोटाइपिंग का एग्जाम्पल है। ठीक है, ये क्या है, मनुष्य के मस्तिष्क में चित्र जागृत कर देती है कि ये चीज ऐसे नहीं होनी चाहिए, ऐसे होनी चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा भी अगर मान लीजिए मॉडर्न टाइम पे अगर थोड़ा सा भी चेंजेज हो जाता है तो जो ये रूढ़िवादिता है ये हमें वापस वहीं पर लाके खड़ा दे देती है। ये हमारा नेगेटिव एटीट्यूड होता है। ठीक है, ये नेगेटिव एटीट्यूड होता है, हमारे अंदर ज्ञान होते हुए भी हम क्या है, स्टीरियोटाइपिंग वाला बिहेवियर करते हैं। ठीक है, अब आप देखो, हम पढ़े लिखे होकर भी कहीं ना कहीं तो मन में आता ही है भाई। मान लीजिए किसी के एक बेटी है तो उसके मन में कहीं ना कहीं तो ये आएगा कि भाई बेटा होना चाहिए। ठीक है, तो ये यानी कि कहीं ना कहीं तो हमारे दिमाग में भी थोड़ा ही परसेंट सही, हम देखो फर्क नहीं कर रहे अपने बच्चों में, बेटा या बेटी फर्क नहीं कर रहे, लेकिन हाँ मन में ये जरूर है कि भाई बेटी होगी तो एक बेटा जरूर होना चाहिए। ठीक है, तो ये भी किसी का एग्जाम्पल है, आपका स्टीरियोटाइपिंग का है। स्टेरियोटाइप में मैम ये होता है ना कि पूर्व निर्धारित धारणाएं होती हैं, मतलब हाँ जी, लोग ये मान लेते हैं पहले से ही, मतलब जो शुरू से ही चलता आ रहा है कि लड़कियां तो नाजुक होती हैं, घर संभालती हैं सिर्फ। हाँ या जी, मैम एक सीटेट में उदाहरण आता है, मतलब आता है कि लड़कियां, मतलब एक उदाहरण दे देते हैं कि लड़कियां अच्छी वाहक चालक नहीं होती, तो ये किसका उदाहरण है, जेंडर स्टेरियोटाइप का, कि ये मतलब पूर्व निर्धारित धारणा है। लेकिन आजकल ऐसा नहीं है, हालांकि रील्स में भी बहुत वो दिखाते हैं, लेफ्ट का इंडिकेटर देके राइट में मुड़ रही हैं लड़कियां। ये हाँ मैम जी। वैसे कहने वाली बात है, लेकिन लड़कियां भी अच्छी वाहक चालक हो सकती हैं। हाँ, लेकिन स्टीरियोटाइपिंग तो यही बना रखी है ना, स्टीरियोटाइप हम्म। तो कि भाई आप खुद ही देखते हो, कोई भी आप ना खुद बैठे हो, आपके हस्बैंड के साथ बैठे हो, आप जा रहे हो और कोई सामने से कोई लेडी ड्राइवर आ जाए तो एकदम से बोलेंगे भाई आगे तो है, मैं अपनी हमारे दिमाग में भी आ जाता है कि डॉल है तो इसका मतलब ये लड़की की पसंद होगी, और कार है तो इसका मतलब ये मतलब लड़के लड़कों पसंद की करेंगे पसंद है। खेलना। और एक ये भी एग्जाम्पल है स्टीरियोटाइप का, मान लीजिए कोई लड़का रोने लग जाता है तो उसको ये बोला जाता है कि तुम क्यों रो रहे हो, लड़की हो क्या तुम। लड़की हो गई, सही बात है। हाँ जी, तो ये क्या है, ये उसी का, समझ में आ गया। मैम रोने तक तो फिर भी ठीक है। कोई लड़के ज्यादा बात करते हैं तो उनको बोलते हैं कि क्या लुगाइयों की तरह चुगलियां कर रहे हैं। मतलब आ गई ना, वही बात आ गई भाई। नेक्स्ट पॉइंट है आपका इक्विटी एंड इक्वालिटी इन रिलेशंस टू कास्ट क्लास रिलीजियन। ठीक है, इनके बारे में जाति वर्ग धर्म प्रजाति विकलांगता और धर्म के संबंध में निष्पक्षता और समानता। ठीक है, सबसे पहले तो बात करेंगे इक्विटी एंड इक्वालिटी क्या होती है। डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्वालिटी। निष्पक्षता और समानता में क्या अभिप्राय, इक्विटी एंड इक्वालिटी। सबसे पहले बात आती है इक्वालिटी की। इक्वालिटी का मतलब है कि जब हम सभी व्यक्तियों के निष्पक्ष होने की प्रक्रिया, यानी कि जब सबको हम क्या मानते हैं, इक्वालिटी का मतलब जब सबको एक समान मानते हैं हम। ठीक है, निष्पक्षता तथा समानता को पर्यायवाची समझा जाता है, लेकिन समानता और निष्पक्षता में भी अंतर है। निष्पक्षता का अभिप्राय सभी व्यक्तियों के लिए निष्पक्ष होने की प्रक्रिया, चाहे वह व्यक्ति किसी भी जाति वर्ग धर्म प्रजाति या क्षेत्र से संबंधित है। निष्पक्ष होने की प्रक्रिया में सभी व्यक्तियों के संसाधनों तथा अवसरों तक पहुंच ही काफी नहीं है, उनको इस समानता का लाभ उठाने के लिए साधन भी प्रदान किए जाने चाहिए। राजनीति शास्त्र में समानता की धारणा की कठिन
कोई अन्य धारणा नहीं। देखो भाई, इसने दो चीजें ली हैं, एक ली है इक्वालिटी और एक ली है इक्विटी। इक्वालिटी में क्या माना है कि जब हम सबको एक समान मानते हैं, किसी में कोई भेदभाव नहीं करते, चाहे वह व्यक्ति किसी भी धर्म का, किसी भी कास्ट का, किसी भी जाति का, किसी भी एरिया का हो, तो जब हम उनको सबको एक समान मानते कि ये इंसान है, तो वो क्या कहलाती है, आपकी इक्वालिटी कहलाती है। ठीक है, अब इसमें क्या बताया गया है, अलग अलग लोगों ने क्या है इसकी डेफिनेशन दी है, और इन्होंने क्या है निष्पक्षता और इसको क्या है समानता को एक दूसरे का क्या है पर्यायवाची समझा है, लेकिन इसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अब क्या है, जैसे प्रोफेसर लास्की ने कहा है, नागरिक होने के नाते जो अधिकार अन्य व्यक्तियों को मिले हैं वही अधिकार मुझे भी मिलने चाहिए, तो ये क्या कहलाती है, हमारी इक्वालिटी कहलाती है। हमारा तो फंडामेंटल राइट भी है क्या भाई, समानता का अधिकार। ठीक है, तो ये थी इक्वालिटी। उसके बाद क्या है, एस्पेक्ट ऑफ इक्वालिटी। इक्वालिटी के क्या क्या पक्ष हैं, एक तो है आपका नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ इक्वालिटी, एक है पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ इक्वालिटी। ठीक है, पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या कहता है भाई कि प्रत्येक व्यक्ति की डेवलपमेंट के लिए हमें क्या होनी चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति को उचित क्या देने चाहिए, हमें अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए, यानी कि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए। ठीक है, तो ये होता है पॉजिटिव एस्पेक्ट। और नेगेटिव एस्पेक्ट में क्या होता है भाई, देखो हम नेगेटिव में क्या है, हम इक्वालिटी तो दे रहे हैं, समानता तो दे रहे हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं, मान लीजिए 2 व्यक्तियों को 10 व्यक्ति आ गए आपके पास इंटरव्यू के लिए, आपने क्या है एक, ठीक है, इक्वालिटी में भी क्या है भाई, पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट की बात की है। पॉजिटिव में तो क्या है, हम सबको एक समान इक्वल अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या है आपका पॉजिटिव, आप में क्या है किसी के भी प्रति कोई फीलिंग नहीं है, आप सबको एक समान मान के बराबर का क्या दे रहे हो, उनको मौका दे रहे हो। दूसरी क्या है, नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ इक्वालिटी। नेगेटिव में क्या आ गया, मान लीजिए 10 बंदे खड़े हैं और इसमें एक बंदा आपका अपना है जो इंटरव्यू के लिए आया है, तो उसमें क्या करते हो, आपने अपॉर्चुनिटी तो सबको इक्वल दी है, लेकिन नेगेटिव पॉइंट यहाँ पर क्या आ गया, आपने सिलेक्शन अपने बंदे को दिया है। ठीक है, तो वो क्या कहलाती है आपकी नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ इक्वालिटी, यानी कि इक्वालिटी तो सबको दी है, लेकिन नेगेटिव पॉइंट इसके अंदर आ गए। उसके बाद बात आती है फीचर्स ऑफ इक्वालिटी। इक्वालिटी की क्या क्या विशेषताएं हैं, सबसे पहले बात आती है भेदभाव का अंत। ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन को हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे खत्म कर रहे हैं, और जो विशेष अधिकार हैं उनका भी अंत कर रहे हैं। बिल्कुल सही, भेदभाव का अंत कर दिया हमने, क्या किया, इक्वालिटी का जो भी दिया है यहाँ पे। ठीक है, तो हमने क्या है भेदभाव को समाप्त कर दिया है यहाँ पे। दूसरा है आपका भेदभाव को समाप्त किया, तभी तो क्या है सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी दी है। विशेष अधिकार, जिस जिसको भी क्या थे, विशेष अधिकार थे, स्पेशल राइट जिनको थे उनको खत्म कर दिया हमारी गवर्नमेंट ने। जैसे पहले क्या होते थे, ये जो राजा महाराजा की जितनी भी उपाधियां हैं वो सबको क्या है, राजे रजवाड़े इन सब की उपाधियों को क्या है सरकार ने खत्म कर दिया है। तीसरी बात है समान अधिकारों की व्यवस्था की गई है, इसके लिए हमारे संविधान में भी बातें की गई हैं। मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति, हमारी बेसिक नीड्स क्या है सबकी पूरी होनी चाहिए, सबको क्या है इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए। ठीक है, प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन्स एंड प्रोडक्शन एंड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि जो भी उत्पादन हुआ है उसका प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन हो, सबको हर एक चीज मिले, ये नहीं कि ब्लैक मार्केटिंग करके रख लेनी है। इक्विटी, इक्वालिटी डज नॉट मीन टोटल इक्वालिटी। समानता का पूर्ण अर्थ है, समानता का अर्थ पूर्ण समानता नहीं है। ये क्या है, ये बिल्कुल हमें इक्वालिटी है, लेकिन हम हर जगह ये नहीं बोल सकते कि सबको इक्वालिटी है। कहीं पर तो क्या है ये नहीं दिखाई देती और कहीं पर दिखाई देती है। जहाँ पर क्या है आज भी हमारी पुरानी प्रथाएं हैं, वहाँ पर आज भी क्या इक्वालिटी नहीं दिखाई देती। सुरक्षात्मक भेदभाव का प्रावधान, प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन चल गए हैं तब भी क्या है इक्वालिटी मिल रही है। रूल्स ऑफ लॉ, अगर हम कानून का पालन कर रहे हैं तो भी हमें क्या है इक्वालिटी मिल रही है। ठीक है, तो ये था आपका। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आएगा आपका इनइक्वालिटी वाला। ठीक है, शिक्षा के अवसरों की असमानताओं के क्या कारण है और आप शिक्षा के अवसरों को किस प्रकार दूर कर सकते हो।
कल भी बेटा देखो बहुत डिस्टरबेंस रहेगी क्लास में आपकी। मेरे को ये बताओ, इक्वेलिटी वाला समझ में आ गया? यस मैम। यस मैम। मैम इक्विटी और इक्वालिटी का आपने हिंदी में क्या मीनिंग बताया था? निष्पक्ष था इक्वालिटी का, हाँ जी, एक तो निष्पक्षता बोला और है और इक्विटी एक का समानता। नहीं समता नहीं और मैम, समानता होता है ना मैम? मैम मैं समता बताती और हूँ। समता होती है इक्विटी और समानता होती है इक्वालिटी। हाँ जी, समता हाँ इक्वालिटी तो वही कि सबको समान अधिकार मिले, ठीक है, कोई भी धर्म, लिंग, जाति, डिसेबिलिटी जैसे हमने पढ़ा, सबको समान दिया जाए। लेकिन जो इक्विटी होती है उसमें ये कहते हैं कि जिसको समान, जैसे हमने अभी डिसेबिलिटी वाले सारे बच्चे पढ़े, उनको हमसे थोड़ी ज्यादा जरूरत है अधिकारों की या किसी भी चीजों की, तो इक्विटी में ये होता है कि उनको थोड़ा एक्स्ट्रा दे सकते हैं हम, क्योंकि बाकियों के समान लाने के लिए ये इक्विटी होती है कि किसी को थोड़ा ज्यादा, मतलब किसी को थोड़े विशेष अधिकार देना ताकि वो बाकी सामान्यों के समान आ सके, वो इक्विटी होती है। हाँ जी, जैसे क्या है, आरक्षण दे दिया आरक्षण दे दिया, सही बात है मैम। मतलब बताने के जिनको लिए। थोड़ी ज्यादा जरूरत है उनकी सुविधा के अनुसार, कि वो बाकी सामान्यों के साथ आ सके। हाँ जी, तो मैम वो, तो निष्पक्षता जो है वो भी इक्वालिटी है और समानता भी इक्वालिटी है। हाँ जी, हाँ हाँ। इन्होंने हिंदी में दोनों का एक मीनिंग ले लिया, निष्पक्षता और समानता। और जो इक्विटी होती है वो ठीक है, समता होती है। ठीक है, थैंक यू। अगला क्वेश्चन है आपका, ये आप ना घर से पढ़ के आओगे। What is the causes of inequality for opportunity in education? What suggestion will you give to remove the inequality in education? ठीक है, शिक्षा के अवसरों की असमानता के क्या कारण हैं? आप शिक्षा में असमानता को दूर करने के लिए क्या सुझाव देंगे? बताइए मुझे, इनइक्वालिटी का क्या मतलब होता है? अभी आपने इक्वालिटी का मतलब पढ़ा, अब इनइक्वालिटी का आप लोग बताओगे, और क्या कारण है हमारे इनइक्वालिटी के? मैम मैम एक मिनट। इनइक्वालिटी मतलब वही सभी को समान अवसर ना प्रदान करना। मैम एक मिनट। मैम ये जैसे आप टॉपिक जब आगे क्या है सिलेबस में देखते हैं, तो उसमें तो मैम ये है ना, एक मतलब समानता और जो समता है उसका रिलेशन बताना है उसके कास्ट के साथ, क्लास, रिलीजन, एथनिसिटी, डिसेबिलिटी और रीजन के साथ। तो मैम ये वाला क्वेश्चन इससे मैच ही नहीं कर रहा। तो फिर ये हो सकता है कि ये एक्स्ट्रा डाल रखा हो, मेरी ये मोटे मैम वाली इसमें बुक क्या है ना। है, मैम नहीं नहीं, मैं आपको, मेरी भी वही बुक है आप वाली, ये वाली बुक मैंने पहले से की हुई है, काफी थोड़ी बहुत छोड़ी हुई है। तो इसमें ना काफी सारे क्वेश्चन इस बुक में बहुत सारे एक्स्ट्रा दिए हुए हैं। ओके, मैम ये भी हम्म। सिलेबस में नहीं है, हाँ, इनइक्वालिटी नहीं है। ये मैम इनइक्वालिटी नहीं है, वो क्या बोलते हैं, हाँ, ये मैम आगे जैसे दिया हुआ है ना मैम, काफी सारे क्वेश्चन इसमें वो है। पेज नंबर मैम 31 पे आओ आप, उसमें लिखा है ना लिंग के साथ रिलेशन जो है उसका, इक्विटी और इन इक्वालिटी का, मैम 31 पे है। एक मिनट एक मिनट। अच्छा, ये सीधा मैम मतलब ये बीच में इतने एक्स्ट्रा क्वेश्चन दे रखे इन्होंने। हाँ मैम, इसमें क्या है, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन दिए हुए हैं काफी सारे एक्स्ट्रा। जेंडर इक्विटी एंड जेंडर इक्वालिटी वाला टॉपिक आ गया है 31 पेज पे, यही है। ना कि जेंडर के साथ है। बेटे एक मिनट। मेरे में आया है, व्हाट डू यू मीन बाय जेंडर इक्विटी एंड जेंडर इक्वालिटी? यस मैम यही वाला। लीगल स्टेट, जेंडर इंडिपेंडेंस इन इंडिया। ना भाई, ये तो दे ही नहीं रखा, कास्ट, क्लास और रिलीजियन वाला। ये नहीं है।
मैम मेरी बुक में अलग अलग क्वेश्चन करके दिया हुआ है, जैसे पेज नंबर 19 पे दिया है विभिन्न जातियों में समता और असमानता की अवधारणा स्पष्ट कीजिए, और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन उसमें दिया हुआ है कि पेज नंबर 22। मैं पढ़ देती हूँ फिर। हाँ जी, पढ़िए। विभिन्नता और असमानता संपूर्ण विश्व में व्याप्त है। विश्व का कोई भी समाज एक दृष्टि से समान नहीं है। प्राचीन काल से ही भारत में जाति प्रथा का प्रचलन रहा है। पश्चिमी देशों में सामाजिक स्तरीकरण का आधार वर्ग रहा है, तो भारत में जाति एवं वर्ग है। डॉक्टर सक्सेना का मतलब यह है कि जाति हिंदुओं सामाजिक संरचना का एक मुख्य आधार रहा है, जिसमें हिंदुओं का सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन प्रभावित होता रहा है। मजूमदार लिखते हैं कि जाति व्यवस्था भारत में अनुपम है। सामान्यतः भारत जातियों एवं संप्रदायों की परंपरात्मक स्थली माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ की हवा में भी जाति घुली हुई है। भारत में जातियों की अधिकता एवं व्याप्तता को देखकर हिटन लिखते हैं, जाति व्यवस्था में स्वयं अध्ययन के लिए विशेषज्ञों की एक सेना की आवश्यकता है। पूर्व के अनुसार जब एक वर्ग पूर्णतः आनुवंशिक मुस्कान, अब ये तीनों डेफिनेशन को छोड़ दो, नीचे आ जाओ। जाति का अर्थ। जाति का अर्थ। जाति शब्द अंग्रेजी शब्द कास्ट का हिंदी अनुवाद है। कास्ट शब्द पुर्तगाली शब्द कास्टा से बना है, जिसका अर्थ प्रजाति, जन्म या भेद होता है। कास्ट शब्द का लैटिन शब्द कास्टिस से भी घनिष्ठ संबंध है और इसका अर्थ विशुद्ध या अमिश्रित या जाति है। इस प्रकार जाति का अर्थ वंशानुक्रमण का आधारित एक विशेष सामाजिक समूह से लगाया जा सकता है। और भी स्पष्ट शब्दों में जाति प्रथा जन्मगत भेदों के आधार पर एक व्यवस्था का नाम है। कहने का तात्पर्य यह है कि जाति प्रथा के अंतर्गत ऊंच नीच का जो संस्करण होता है, उसका व्यवसाय धन, शिक्षा या धर्म न होकर केवल जन्म होता है। जाति भिन्नता या जाति असमानता। पहला टॉपिक है समाज का खंडनात्मक विभाजन। भारतीय जाति प्रथा अनेक खंडों में विभाजित खंडों के सदस्यों की स्थिति, पद, स्थान और कार्य भी निश्चित है। खंड विभाजन से तात्पर्य है कि एक जाति के सदस्य की सामुदायिक भावना संपूर्ण समुदाय के प्रति एक न होकर अपने ही जाति तक सीमित होती है। व्यक्ति की निष्ठा एवं श्रद्धा समुदाय के बजाय अपनी जाति के प्रति होती है। प्रत्येक जाति की एक जाति पंचायत होती है, जो जाति के सदस्यों पर नियंत्रण रखती है और उनमें नियमों का पालन करवाती है। जाति के नियमों का उल्लंघन करने वाले पर जुर्माना किया जाता है और कभी-कभी उसे जाति से बहिष्कृत भी कर दिया जाता है। मुस्कान, 1 मिनट रुक जाओ, इतना समझा दूं एक बार। देखो बेटा, यहाँ पर हमें टॉपिक लेना है इक्विटी एंड इक्वालिटी इन रिलेशनशिप विद कास्ट। कास्ट के साथ जब हम इक्विटी यानी कि समता और समानता का अवधारणा को स्पष्ट कीजिए, ये बात है। तो जो कास्ट शब्द है वो सबसे पहले पुर्तगाल शब्द कास्टा से बना है, जिसका अर्थ होता है जन्म या भेद। ठीक है। आपका कास्टा शब्द का लेटिन शब्द कैस्टाइड से भी क्या है, इसका रिलेशन है, जिसमें आप क्या बोलते हो, अमिश्रित या विशुद्ध इसका लिया गया है। अगर हम स्पष्ट शब्दों में बोलें तो यहाँ पर कास्ट का अर्थ है कि हमारी जाति प्रथा, जो हमारे क्या है, जहाँ पर हम जन्म लेते हैं उसके आधार पर एक व्यवस्था का नाम है, एक सिस्टम का नाम है कि इस बच्चे ने इस जाति में जन्म लिया है, और यही जो जाति है हमारी ऊंच नीच का भाव पैदा करती है, और उसका व्यवसाय धन, शिक्षा या धर्म न होकर केवल जन्म होता है। ठीक है। इसमें बताया गया है कि कास्ट का अर्थ है कि आपकी एक जो हमारे समाज ने एक व्यवस्था बना रखी है उसका, यानी कि कहने का ये अर्थ है कि आपने कहाँ पर जन्म लिया है। ऊंच नीच का जो आंकड़ा है वो यहीं से निकल के आता है जाति का। तो यहाँ पर हम क्या है, डिफरेंट जातियों में क्या समता है और क्या असमानता है। क्या असमानता बोल दिया इसने। इक्वेलिटी और इक्विटी की अवधारणा हमें लेनी थी, लेकिन क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपका, इक्विटी
और इनइक्वालिटी की बात यहाँ पे की गई है। ठीक है, इक्विटी का मतलब जैसे ज्योति ने बताया था, और इक्वालिटी में क्या है हमारा, हमारे देश में क्या है, प्राचीन काल से ही क्या है, जाति प्रथा का चलन आ रहा है। तो उसमें क्या क्या समता है, क्या क्या समता, इक्विटी की बात तो ये आई कि जब भारत क्या है आजाद हुआ, तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, तो उसमें क्या है, कुछ जातियों को बराबर लाने के लिए उनको क्या थे, कुछ आरक्षण वगैरह दिए गए। ये तो आ गया आपका जाति में इक्विटी वाले पॉइंट में। और इक्वेलिटी क्या है, उनको एक समान सबको दर्जा दिया जाए। लेकिन देखा जाए तो उसमें क्या है, कुछ चेंजेज हैं, कुछ कारणों एक डिफरेंस आया है उसमें। ठीक है, हम मानते तो हैं कि सब इक्वल हैं, लेकिन भारत क्या है, प्राचीन काल से ही जाति प्रथा का यहाँ पर प्रचलन रहा है। ठीक है, यहाँ पर क्या था, पहले तो क्या था, वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण और क्षत्रिय, इन 4 जातियों में बांटा गया था हमारा वैदिक काल में। धीरे धीरे करके क्या है, फिर ये चेंज होता गया सिनेरियो, और फिर एक साथ बहुत सारी कास्ट निकल के आई, और उनके अकॉर्डिंग उनमें क्या था, काम बांटा गया। ठीक है, तो यहाँ पर फिर जाति को क्या कर दिया, भिन्न कर दिया गया। लेकिन पॉइंट सिर्फ क्या था, इक्विटी वाला, इक्विटी इन कास्ट और इक्वेलिटी इन कास्ट। ठीक है, इसके बारे में बताया था। लेकिन ये टॉपिक कहाँ पे पहुंच गया हमारा, जाति भिन्नता की तरफ पहुंच गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, इक्वेलिटी के लिए छोटा सा ही यहाँ पर काम किया गया है हमारा, इक्विटी और इक्वेलिटी के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में सबको बराबर देने के लिए आरक्षण उनको दे दिया। ठीक है, लेकिन हमारा अगर एक्चुअल टाइम में देखा जाए तो भारत में क्या है, हर जाति प्रथा मानी जाती है। ठीक है, हर एक व्यक्ति को क्या है, उसकी जाति के अकॉर्डिंग ही देखा जाता है। और इसमें क्या है, जाति की भिन्नता या असमानता के इन्होंने कई सारे कारण यहाँ पर बताए हैं। एक तो जो हमारी सोसाइटी है उसमें क्या है, विभाजन है, एक जैसी सोसाइटी नहीं है, कोई अमीर है कोई गरीब है। ठीक है, दूसरी बात क्या बताई गई है, जो हमारी विवाह संबंधी प्रतिबंधन भी यहाँ पर लगाए जाते हैं, जन्मजात सदस्यता भी, जाति का राजनीतिकरण भी किया जाता है, भोजन पर सामाजिक प्रतिबंध लगाए जाते हैं। ये सारी बातें हैं जो एक्स्ट्रा की हैं। जाति व्यवस्था में परिवर्तन लाने वाले कारण जो ये बीच में दे रखा ना बेटा, ये जाति का राजनीतिकरण, जन्मजात सदस्यता, विवाह संबंधी प्रतिबंध, ये आपको नहीं करने, ये आउट ऑफ टॉपिक है। ठीक है, ये भिन्नता वाला पार्ट दिखा रहे हैं। अब इसमें बताया गया है कि जो हमारा कास्ट सिस्टम है उसमें चेंज लाने वाले कौन कौन से फैक्टर हैं। ठीक है, एक तो है हमारा जो वेस्टर्न एजुकेशन है और जो वहाँ का कल्चर है उसके अकॉर्डिंग, इंडस्ट्रियलाइजेशन और नगरीकरण के कारण धन का बढ़ता महत्व, स्वतंत्रता आंदोलन, प्रजातंत्र की स्थापना, धार्मिक आंदोलन, यातायात, स्त्री शिक्षा का प्रसार, ये पॉइंट आपके किससे जुड़ रहे हैं, जो आपकी कास्ट में इक्वेलिटी लाने वाले कारक। ठीक है, यानी कि आपकी कास्ट में इक्विटी और इक्वेलिटी लाने वाले फैक्टर कौन कौन से हैं आपके। एक तो क्या है, नारी शिक्षा, यानी कि स्त्री की क्या है, एक तो एजुकेशन को बढ़ावा दो, एजुकेशन बढ़ेगी तो अपने आप लोगों में क्या है, आपस में क्या है, जो कास्टिज्म वाली बात है वो खत्म होती जाएगी। दूसरी बात, जो हमारा क्या है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है और जो लोगों का क्या है, शहरीकरण, नगरीकरण हो रहा है, तो उसके कारण भी सभी जाति के लोग एक साथ मिलकर काम करने लगे हैं। ठीक है, एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं, चाहे आप लगा लो किसी भी इंडस्ट्री में लगा लो, तो भी वहाँ पर क्या है, इक्वेलिटी की बात आई है। दूसरी बात है कि लोगों के पास क्या है, पैसा बढ़ता जा रहा है। ठीक है, अब व्यक्ति क्या है, जहाँ पर जन्म लिया था उन जगह को छोड़कर शहरों की तरफ जा रहे हैं, शहरों की तरफ जा रहे हैं, तो वहाँ पर क्या है, वो सबको एक दूसरे को, क्योंकि कोई कहीं से ज़्यादा कास्ट वाला सिस्टम गाँव में ज़्यादा होता है, क्योंकि लोगों की क्या है, एक तो क्या है, लैक ऑफ एजुकेशन है, उसके कारण क्या मानते हैं, वो आज भी यही मानते हैं कि इस जाति के लोग नीचे हैं। ठीक है, तो अब क्या है, तो धन का बढ़ता महत्व भी क्या है, इन दोनों में क्या कर रहा है, इक्वेलिटी, समानता लेके आ रहा है। लोगों के पास धन हो गया है, पैसा हो गया है, तो वो क्या है, अपने निवास स्थान को छोड़कर, यानी कि अपने जन्म स्थान गाँव को छोड़कर नगरीकरण, शहरीकरण की तरफ जा रहे हैं, शहरों की तरफ, सिटीज में हो रहे हैं सेटल्ड। तो वहाँ पर अब क्या है, अब उनके साथ में क्या है, चाहे कोई नीची कास्ट वाला चाहे ऊंची कास्ट वाला है, उनका क्या है, भेदभाव वो मिट गया, क्योंकि वहाँ पर लोगों को क्या पैसे से देखा जा रहा है। ठीक है, तो
जो हमारे पास बढ़ता हुआ पैसा है वो भी क्या है हमारे इसको इक्वल लेके आ रहा है कास्टिज्म को। दूसरा है भाई हमारा प्रजातंत्र की स्थापना, डेमोक्रेसी, यानी कि देश को जैसे इंडिपेंडेंस घोषित हुआ, जब से आज़ादी मिली है तब से क्या है संविधान में ये बात लिखी गई है, हमारी डेमोक्रेसी है, रंग लिंग जन्म धर्म आदि के आधार पर किसी के साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमारी डेमोक्रेसी है वो भी क्या है हमारी कास्ट में क्या बता रही है, हमें इक्वल बता रही है। ठीक है, आगे बात बताई गई है इन्होंने यातायात एवं संचार के साधनों में उन्नति, यानी कि जितने भी हमारे ट्रांसपोर्टेशन या जितने भी कम्युनिकेशंस के साधन हैं जैसे जैसे वो डेवलप हुए हैं, हमारी जो मूवेबिलिटी है, हमारी गतिशीलता भी बढ़ गई है। अब हम भी क्या है अलग अलग धर्म अलग अलग जाति के लोग क्या है आपस में मिलते हो, कभी रेल में बस में आप एरोप्लेन में मिलते हो, ठीक है, आप वहाँ पे संपर्क बढ़ता है, समानता की भावना, छुआछूत कम होता है, खान पान के नियमों में शिथिलता है। ठीक है, तो ये भी क्या है आपके जो कास्ट वाला सिस्टम है उसमें इक्वेलिटी लाने में हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद और पॉइंट दिए हैं इन्होंने संयुक्त परिवारों का विघटन। अब क्या है जो जॉइंट फैमिली है वो टूटने लगी हैं। ठीक है, लोग क्या है न्यूक्लियर फैमिली में आने लगे हैं। अब न्यूक्लियर फैमिली में आने लगे हैं तो वो क्या है आपस में, अब पहले तो क्या था बड़े बड़े परिवार होते थे, सारे जो भी काम थे बड़े परिवारों में आपस में कर लिए, तो दूसरों को क्या है वो छोटा मानते थे। अब सब न्यूक्लियर हो गए हैं, आपस में क्या है फैमिली की तरह रह रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है अब जो जाति वाला सिस्टम है वो खत्म होता जा रहा है। उसके बाद क्या है जाति पंचायतों का ह्रास, कि धीरे धीरे क्या है जो गांव में है जो पंचायतें होती हैं उनके ऊपर भी क्या है अगर कोई भी जाति के नियमों का उल्लंघन करने वाली पंचायत दंड देती है तो उनके डर के भी लोग जाति नियमों का पालन करते हैं और जाति पंचायतें समाप्त हुई, उनके स्थान पर नवीन अदालतें। देखो बेटा अब क्या है सबसे पहले तो गांव में जो आपकी पंचायत सिस्टम है जहां पर क्या है एक सिनेरियो रखा गया है कि जहां पर जनसंख्या इतने से ज्यादा हो जाएगी तो वहां पर वो नगर पालिका में शामिल हो जाता है। ठीक है, तो जो पंचायत सिस्टम है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है नगर पालिका में चेंज हो रहा है, और नगर पालिका में चेंज हो रहा है तो क्या है जो पंचायत का सिस्टम है वो भी खत्म होता जा रहा है। अब क्या है पार्षद चुने जा रहे हैं, चेयरमैन चुने जा रहे हैं। ठीक है, तो पहले क्या होता था गांव में छोटा सा गांव होता था, उसमें बचपन से ही हमारे दिमाग में ये डाल रखा था कि ये ऊंची जाति वाले लोग हैं, ये नीची जाति वाले लोग हैं। अब क्या है सिस्टम चेंज हो रहा है, ये चीजें खत्म हो रही हैं, तो दोनों में क्या है इक्वेलिटी आ रही है। उसके बाद क्या जजमानी प्रथा की समाप्ति। जजमानी प्रथा क्या होती थी, जब एक बड़ी जाति वाला लोग आदमी दूसरे छोटी जाति वाले को, वो छोटी जाति वाले बड़ी जाति वाले को क्या मानते थे, जजमान मानते थे। ठीक है, उसके सामने वो बैठते भी नहीं थे। अगर वो खाट पे बैठा है या बेड पे बैठा है, चेयर पे बैठा है, तो जो नीची जाति वाले थे वो बेचारे वो नीचे बैठते थे जमीन पे। तो आज के टाइम पे क्या है ये खत्म हो गया है, तो इसके कारण भी क्या है इक्वेलिटी आई है। उसके बाद क्या है लॉज का इफेक्ट, यानी कि जितने भी हमारे पास कानून बने हैं उनका भी प्रभाव है। यानी कि ठीक है हमारे यहाँ पर जो अलग अलग जो कानून व्यवस्था है उसने भी क्या है कि सभी क्या है, चाहे जो हमारी आर्टिकल 17 है उसमें क्या है छुआछूत का अंत कर दिया गया, और संविधान ने क्या है एक रिलीजियन फ्री धर्म निरपेक्ष राज्य घोषित कर दिया गया। यानी कि यहाँ पर एक धर्म नहीं कई धर्मों के लोग रहते हैं और सभी क्या है बराबर है। तो इस तरीके से क्या बताया गया है हमारा कास्ट और कास्ट के अंदर इक्वेलिटी को दर्शाया गया है। ठीक है, समझ में आ गया? यस मैम। मैम आप ये मेरे पास Yes, सेंड ma'am. कर देना ये क्वेश्चन जो सारे हैं अलग अलग चीजों के साथ, ये जो रिलेशन है ना इक्विटी और इक्वालिटी हाँ का। ठीक है, मेरे को ना मुस्कान सेंड कर दिए। मैम सारे कर देना, मतलब जो भी। बेटा चुप नहीं होगी। आती हमारी क्लास बेस्ड इक्विटी एंड इक्वेलिटी। ठीक है, कि वर्ग आधारित समता और समानता। ये क्लास सिस्टम है, ये पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में है कि ये अपर क्लास का है, ये लोअर क्लास का है, उसके बाद धर्म। बाकी के क्वेश्चन बेटा कल करेंगे। ठीक है, आज इतना ही आप लोग पढ़ के आना। उमा हाँ जी मैम। आपके पास नंबर है ना ज्योति का?
नहीं। चल कोई नहीं, मैं नहीं है सेंड। मैम। बेटा और कौन सा बच्चा है जिसकी बुक में ये नहीं है? मैं फिर सेंड कर दूंगी, मेरे पास ऑलमोस्ट बच्चों के नंबर हैं। मैम वो हिंदी में है। हाँ हिंदी में है बेटा, इंग्लिश में नहीं है। मैम हमको तो बुक ही नहीं है। आ, मैम हमको बुक ही नहीं है। अच्छा तेरे पास तो बुक या तो नहीं है। मैम सिलेबस के पढ़ाइएगा अकॉर्डिंग वही। होगा, या जो इन लोगों के बुक में दिया होगा, हो सकता है क्वेश्चन उसी के अकॉर्डिंग आए। नहीं बेटा, नहीं उमा, ये ना दिया ही नहीं हुआ नहीं है। दिया, दे नहीं रखा अच्छा बेटा। उमा मेरी बुक में भी नहीं है बेटा ये। अच्छा, उमा आप कर देना मुझे मैम सेंड। ठीक है मैं कर मैम दूंगी, आप मेरी अपना बुक में नंबर दे दो मुझे। दिया तो हुआ है मेरी बुक में, ये तीनों पॉइंट कंबाइंड, लेकिन ना इसको रिलेट नहीं किया हुआ है इक्विटी और इक्वालिटी के साथ। अच्छा हाँ, तो बस वो वाला अरे, पॉइंट मुझे चाहिए था। ले जो टीचर को कर दिया मैंने सेंड। हाँ ज्योति, आप मुझे नंबर दे दो। पहुंच गया ज्योति के पास। अच्छा ठीक है मैम, थैंक यू। उमा ऐसे तो नहीं मैम शेयर करूंगी, मैम आप कर मैम देना उमा के पास मेरा नंबर वो जो है। जो पहले वाला पढ़ा है ना वो वाला PDF भेज दीजिएगा। हाँ ठीक है बेटे, भेज दूंगी। ठीक।